नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। हम क्लास 11th केमिस्ट्री में साम्यावस्था वाला चैप्टर कर रहे हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है और हम चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम आज, पीएच मान क्या होता है। एक्चुअल में सन 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। और पीएच स्केल के बारे में इसलिए बताया कि जो अम्ल और क्षार रहते हैं उनको कैसे देखा जाए, उन्हें कैसे नापा जाए। एक्चुअल में पीएच मीटर होता है, पीएच पेपर होता है, उसकी सहायता से अपन पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन में डुबो के देखते हैं, मैच करते हैं कि ये वाला कलर आ रहा है तो ये पीएच होगा भैया, इतना पीएच होगा। और इतना पीएच है, ये वाला कलर आ रहा है इतना पीएच होगा कि 2 पीएच होगा, 4 पीएच होगा। लाल कलर आ रहा बिल्कुल अच्छा सा गहरा लाल तो भैया अम्लीय है, 1 या 2 के आसपास पीएच होगा। बिल्कुल ब्लू कलर आ रहा है तो कहेंगे कि ये 14 पीएच है, ये क्षारीय है। तो अम्ल और क्षार को देखने के लिए पीएच पेपर की सहायता ली जाती है। अम्ल और क्षार को देखने के लिए लिटमस पेपर की भी सहायता ली जाती है कि लाल लिटमस पेपर जो है ब्लू हो जाता है क्षार के प्रभाव के कारण, क्षार में डुबोएंगे तो। और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है यदि अपन अम्ल में डुबोएंगे तो। ये लिटमस पेपर से भी अपन पीएच देखते हैं, लेकिन पीएच मीटर से थोड़ा, पीएच पेपर से थोड़ा एक्यूरेट देखते हैं। और पीएच आजकल तो पीएच मीटर आ चुके हैं। पीएच मीटर की सहायता से एक्यूरेट, जैसे कि अपन कुछ चीज़ को तोलते हैं कि भाई ये 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 15 ग्राम है, 1 किलो 100 ग्राम है, इस तरीके से। तो इस टाइप से पीएच मीटर से पीएच देखा जाता है कि 3 पीएच अप्रोक्स नहीं बताना का, 3.5 पीएच है, 3.52 पीएच है, 4.52 पीएच, ऐसा पीएच मीटर की सहायता से एक्यूरेट पीएच भी देखा जाता है। तो पीएच के लिए किसने बताया था? सोरेनसन ने। कौन से सन में? 1909 में। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ये सोच लो कि लगभग 112-13 साल हुए होंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे पीएच के लिए बताया था। काहे के लिए बताया पीएच के लिए? कि भैया कि किसी विलयन की अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए, अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना प्रस्तुत किया जिसे पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी विलयन का पीएच मान उस ऋणात्मक घात का के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जिसे 10 की घात पर लगाया जाता है। ये 10 की घात पर लगा रहे हैं, जो उस विलयन के H+ आयन या H3O+ आयन के सांद्रण को दर्शाता है। जो 10 की घात पे लगा रहे हैं वो क्या दर्शाएगा कि उस विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन का सांद्रण कितना है। होता क्या है, बात तो अपन H+ की कर रहे हैं, लेकिन H+ उस विलयन में H2O के कांटेक्ट में आएगा और क्या बना देगा? H3O+ आयन। तो कुल मिला के उस विलयन में H+ आयन सांद्रता या H3O+ आयन सांद्रता बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो अगर मैं कहूँ कि पीएच, अगर किसी विलयन का पीएच 0 है, किसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻0। ठीक है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4। ओके, इसी टाइप से 10⁻⁻7 और लास्ट में क्या लिखे? 10⁻⁻14 लिख लें। 0 का मतलब है कि एक मतलब किसी घातांक पर किसी संख्या का मान 1 हो सकता है। और 10⁻⁻1 मतलब 0.1 कॉन्सेंट्रेशन, 0.01, 0.001। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे H+ आयन की सांद्रता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और H+ की सांद्रता कम हो रही, पीएच बढ़ रहा है, तो उधर क्या है? क्षारीयता बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये, तो यहाँ पर 10⁻⁻14 है तो 14 पीएच, और 14 पीएच पर H+ आयन सांद्रता सबसे कम होगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी विलयन का पीएच मान उसके H+ आयन सांद्रण का ऋण चिन्ह के साथ 10 आधार पर अगुगुणक होता है। तो देखिए H3O+ बराबर 10⁻⁻ पीएच, दोनों तरफ लॉग लिया भैया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया। तो log H3O+ बराबर ये इसको माइनस पीएच लिख दिया, log 10 ओके, log 10 लिख दिया। और log 10 बराबर होता है, क्या होता है? 1 होता है। तो भाई साहब 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। log 10 H3O+ बराबर माइनस पीएच, दोनों तरफ ऋण से गुणा कर दिया, इधर ऋण से गुणा किया तो ये प्लस का हो गया, और माइनस log H3O+। ओके, ये लिख दिया। पीएच का मान 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक नहीं, 0 से लेकर 14 तक हो सकता है। यदि पीएच आपको 7 मिले तो विलयन होगा उदासीन। यदि पीएच 7 से कम हो
तो विलयन होगा अम्लीय। यदि पीएच 7 से अधिक है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, सिंपल चीज थी पीएच के बारे में चर्चा। ओके, पीएच हो गया, पीएच। अब है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। जैसे लुईस की अवधारणा थी अम्ल और क्षार के बारे में कि इसे भैया अम्ल कहेंगे, इसे हम क्षार कहेंगे, लुईस साहब ने बताया था। वैसे ही हम जो बात कर रहे हैं अब जो है ब्रोस्टेड और लारी की अवधारणा अम्ल और क्षार के विषय में क्या कहा ब्रोस्टेड और लारी ने, किसको अम्ल कहेंगे ने किसको क्षार कहेंगे, इसके बारे में बताया है। तो किसको अम्ल कहूं मैं, HCl को अम्ल कहूं, क्यों कहूं, ब्रोस्टेड और लारी कह के गया कि इसको अम्ल कहना, H2O को क्षार कह देना इस कंडीशन में। वैसे H2O उदासीन होता है लेकिन क्षार कह देना, क्यों क्यों कह दें ये भी बता रहे कि जो H प्लस देता है, जैसे HCl में से एक H प्लस निकल जाए और ये Cl माइनस, तो जो H प्लस दे दे उसको क्या कहते हैं, अम्ल। और जो H प्लस को ले ले, ग्रहण कर ले, उसे क्या कह देना, क्षार। मेरी बात समझ में आई। जो H प्लस को देवे उसे क्या कहना, अम्ल, और जो H प्लस को ग्रहण करे उसको क्या कहेंगे, क्षार। कौन कह के गया, ब्रोस्टेड और लॉरी। देखिए HCl में से एक H प्लस निकला तो क्या बचा, Cl माइनस, और H2O ने एक H प्लस ग्रहण करा तो H2O क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये अम्ल है और ये क्षार है। ओके, अब अम्ल में से एक प्रोटॉन देने के बाद Cl माइनस क्या हो गया, क्षार हो गया, क्योंकि Cl माइनस क्या करेगा, दुर्बल क्षार हो गया। Cl माइनस क्या करेगा, H प्लस ग्रहण करके वापस क्या बना सकता है, HCl बना सकता है। तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया। लेकिन यहां पर ये क्या है, अम्ल। इसी प्रकार से H3O प्लस क्या हो गया, अम्ल, क्योंकि H3O प्लस की बारी आ गई अब क्या करने की, H प्लस देने की। तो H2O और प्लस H प्लस, तो यहां पर H प्लस दे रहा है H3O प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। लेकिन यहां पर ग्रहण कर रहा है तो क्या है, ये क्षार है, H2O। मेरी बात समझ में आई। तो उपयुक्त उदाहरण में HCl प्रोटॉन दाता है। ये HCl भाई साहब क्या कर रहा है, प्रोटॉन ने दे रहा है, तो प्रोटॉन को दे रहा है, इसलिए यह क्या है, अम्ल है। ब्रोस्टेड और लॉरी ने क्या है, जो प्रोटॉन देता है या जो H प्लस देता है उसे क्या कहेंगे अपन, अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे हम, क्षार। क्लियर है। H2O प्रोटॉन ग्राही है इसलिए H2O क्षार है। अम्ल जब प्रोटॉन दान करता है तो बचा हुआ समूह क्षार की तरह कार्य करता है। जैसे HCl मैंने बताया, अभी बताया HCl एक प्रोटॉन देखिए क्या बचा, Cl माइनस, तो अब ये कैसे Cl माइनस किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इसे उस अम्ल का संयुग्मी क्षार कह सकते हैं। इसी प्रकार जब क्षार एक प्रोटॉन ग्रहण करता है, जैसे क्षार H2O ने एक H प्लस ग्रहण कर किया और क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। मेरी बात समझे, H2O ने एक प्रोटॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। अब यो H3O प्लस क्या हो गया, यो H3O प्लस बनी हुई अम्ल। नहीं यहां कहिए, यहां पर क्षार है H2O तो क्षार है, H प्लस ग्रहण कर लो, जो ग्रहण करे वो क्षार है, ठीक है। और ये अम्ल बन गया। अब ये क्या करेगा, ये H प्लस देने की प्रवृत्ति रखेगा। ले लिया, अब क्या लेगा भाई, है ना, अब तो देने की बारी आई तेरी, तो अब तू अम्ल जैसा काम कर, ठीक है। तो बनने वाला समूह अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसे उस क्षार का क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल। तो कुल मिला के HCl अम्ल है, उसका संयुग्मी क्षार Cl माइनस है। H2O क्षार है, उसका संयुग्मी अम्ल क्या है, H3O प्लस है, ठीक है। और इन संयुग्मी अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, सिर्फ एक H प्लस का अंतर होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर होता है। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आए डबल से वीडियो देख लेना, डबल से वापस से क्वेश्चन देख लेना। चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आयनन की मात्रा से क्या समझते हैं, आयनन की मात्रा से क्या समझते हो भैया, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल है। आयनन की मात्रा से क्या समझते हो, आयनन एक प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके आयनन की बात करते हैं। आयनन मतलब जैसे आपको मैं बता देता हूं कि ये लिया मैंने HCl,
कितने लिए? 100 अणु लिए, और 100 में से 100 H+ बन गए और 100 Cl- बन गए, मतलब पूर्णतः आयन हो गया। लेकिन इसकी जगह मैं ले लूं भाया, ये ले लूं CH100 CH3COOH ले लूं। कितने ले लूं? 100 CH3COOH ले लिया मैंने। क्या करूं मैं? इसमें से 50 तो CH3COO माइनस हो गए और 50 आपके पास हो गए H+, है ना, 50 H+। तो इसमें से 100 में से 50 और बच गए, 50 CH3COOH बच गए जिनका वियोजन नहीं हुआ। तो कुल अणु कितने थे आपके पास? जितने अणु थे उनमें से वियोजित अणुओं की संख्या कितनी है? 50 ही हो पाए। 50 तो ऐसे कैसे पड़े रह गए कुल मिला के CH3COOH के रूप में। तो ऐसे वियोजन की मात्रा निकाली जाती है कि कितने अणु लिए थे भैया? 200 लिए थे, 200 में से 100 का वियोजन हो गया, 100 का नहीं हुआ, या 200 में से 150 का वियोजन हो गया, बाकी 50 का नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपने 1000 मालिक्यूल लिए, 1000 मालिक्यूल में से 600 का वियोजन हो गया, 60% वियोजन हो गया, 400 ऐसे कैसे पड़े रह गए। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही? या फिर 100% वियोजन हो गया, तो जितने मालिक्यूल लिए उतना ही वियोजन हो गया। बहुत बढ़िया बात है। तो आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक ले लो, नमक एक आयनिक यौगिक है, ठोस अवस्था में स्थायी है, लेकिन जैसे विलयन में डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, Na+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाएंगे। अब वो वियोजन कितने % हुआ वो चीज देखनी है। ठीक है, तो यौगिक ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं ना, स्थायी होते हैं। तो इन यौगिकों को जब किसी विलायक में विलय किया जाता है तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल में कमी होने के कारण आयनों में विभक्त हो जाते हैं। बढ़िया बात है, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। किसी विलयन में यौगिकों का आयनों में पृथक होना आयनन कहलाता है। कुल मात्रा में से जिस अंश तक किसी यौगिक का आयनन होता है उसे आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वियोजित अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या। मेरी बात समझ में आ गई ना? वियोजित अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या, तो वियोजन की मात्रा निकल जाएगी कि भैया इतना वियोजन हुआ, इतने लिए थे इतना ही वियोजन हो पाया। परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकल जाएगा, मल्टीपल कर देना, 100 से परसेंटेज निकल जाएगा, कितने % वियोजन हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है। आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक। मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर 100 लिए मैंने NaCl, ठीक है, 100 NaCl लिए और 100 में से 100 Na+ बन गए और 100 Cl- बन गए, मतलब पूरी तरह से क्या हो गया? वियोजन हो गया। और यदि मैं 100 NaCl में से 50 Na+ बन गए और 50 Cl-, तो वियोजन कितना हुआ? 50% ही हो पाया, क्योंकि 50 आपके पास NaCl शेष बच गए, पूरी तरह से वियोजन नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हो ना? कि 100 अणु लिए, 100 में से 50 तो वियोजित हो गए, 50 आपके पास ऐसे कैसे पड़े रह गए। या फिर 100% भी हो सकता है। अभी क्या सब डिपेंड करेगा जो विलय की प्रकृति कैसी है। अगर विलय दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो पूर्णतः वियोजन नहीं होता है, प्रबल है तो पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो विलय की प्रकृति कैसी है? तो प्रबल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl ले लें, NaCl ले लें, बहुत सारे जो भी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनकी आयनन की मात्रा अधिक होती है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य आयनों में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसलिए इनकी आयनन की मात्रा कम होती है। बढ़िया बात है। सांद्रता, अब आयनन की मात्रा सांद्रता की उत्क्रमणानुपाती होती है। अगर ज़्यादा डाल देंगे अपन तो भीड़ भाड़ हो जाएगी ज़्यादातर उस अणुओं की, तो फिर आयनन कम हो पाएगा, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी आयनन होने के लिए, धन आयन और ऋण आयन बनने की जगह नहीं रहेगी उसके अंदर, तो फिर आयनन कम होगा। तो व्युत्क्रमणानुपाती, अतः विलयन की तनुता में वृद्धि। अब आयनन बढ़ाना है तो और पानी डाल दो फिर, ठीक है। जैसे कि 100 ग्राम NaCl लिया और 500 ml वाटर लिया और आयनन पूरी तरह से नहीं हुआ तो और पानी डाल दो, फिर पूर्णतः आयनन हो जाएगा। तो सांद्रता कम होनी चाहिए कुल मिला के विलय की। ओके, विलायक की प्रकृति, अब विलायक है कोई और विलायक विलय के बीच दोस्ती हो जाएगी तो फिर आयनन नहीं होगा। कुल मिला के बात समझ में आई? तो विलायक विलय में उपस्थित स्थित विद्युत आकर्षण बल में कमी लाते हैं।
इस गुण को विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहते हैं। किसी भी विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा उसमें विलेय के आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, ये चीज होगा। टेम्परेचर, ताप बढ़ाएंगे अपन, क्या कराएंगे, ताप, तो आयनन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल टूटेंगे, है ना, तो आयनन ज्यादा होगा। तो ताप, आयनन की मात्रा ताप के समानुपाती होती है। ताप में वृद्धि करने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप में वृद्धि करने से स्थिर विद्युत आकर्षण बल में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो बेटा मैंने बहुत अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मिटा दूं, चलिए अब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बफर विलियन वाला। बहुत शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा मैं इसको, और आपको मेरे हिसाब से समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। बफर विलियन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात करें कि ऐसा विलियन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिला दो या थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिला दो, उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसे क्या कहेंगे अपन, बफर विलियन कहेंगे। अब बफर विलियन दो प्रकार का होता है, एक तो अम्लीय बफर विलियन और एक कौन सा होता है, क्षारीय बफर विलियन। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो अम्लीय बफर विलियन और एक कौन सा होगा, क्षारीय बफर विलियन। अम्लीय बफर विलियन और क्षारीय बफर विलियन। चलो हम पहले बात करते हैं अम्लीय बफर विलियन की। किसकी बात करें, अम्लीय बफर विलियन की। थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे इसको। भर दे, ये अम्लीय बफर विलियन बना दे। अगर समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझोगे तो रटने की जरूरत पड़ेगी। अब भाया अम्लीय बफर विलियन में हम क्या क्या चीज ले रहे हैं, एक तो CH3COOH ले लें, CH3COOH, जो डिवाइड किस में हो जाएगा, CH3COO माइनस और H+ में डिवाइड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। एक ले लूं मैं इसी अम्ल का प्रबल अम्ल के साथ, इसी अम्ल के, ये दुर्बल अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल लिया, और इसी अम्ल के प्रबल क्षार के साथ बने लवण का विलयन ये होता है CH3COONA, ये लिया, ये दोनों ले लिए, तो ये हो गया CH3COO माइनस और ये Na+। इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये बफर विलयन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये कैसे कह रहे हैं भैया कि ये जो है इसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिला देंगे तो इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिला देंगे तो इसके मान पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो इसमें अंदर थोड़ा सा H+ मिलाते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे H+ आयनों की सांद्रता इसके अंदर बढ़ेगी, ठीक है, तो ये H+, मेरी बात सुनना, अम्ल क्या होता है, H+ देता है, तो जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो ये जो अवियोजित CH3 से अवलोज पूरी तरह से वियोजित नहीं हुआ तो ये वियोजित हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ये वियोजित है CH3COO माइनस और Na+ में, तो जैसे H+ जो बढ़ेगा, H+ आयन सांद्रता बढ़ेगा तो ये वाला CH3COO माइनस है, ये CH3COO माइनस है, ये H+ से क्रिया कर लेगा और बैठ जा चुपचाप तू CH3COOH बना के, ज्यादा फड़फड़ मत कर, H+ आयन की सांद्रता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जो अम्ल H+ दे रहा है उस H+ को ये CH3COO माइनस जो है वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3COOH में कन्वर्ट कर देगा। तो विलियन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी नहीं है, तो विलियन के पीएच मान में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई। मतलब ऐसा विलियन जिसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, बफर विलियन कहते हैं। थोड़ा खाया पिया पचाया। अब इसमें क्या क्या मिला है, OH- आयन, मतलब जो OH- जो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिला के देख लिया, तो भाई तू क्षार क्या करेगा, है ना, क्षार मिला के देख लिया। तो क्षार क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार, ठीक है। तो जो OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये H+ बोलेगा चल रुक जा रहा भाई मैं आ रहा हूं, तो ये H+ मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, और H2 इसके अंदर ढेर सारा है। ये अगर विलियन में H+ आयन की सांद्रता की जरूरत पड़ेगी
तो ये CH3COOH वियोजित हो जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस में, लेकिन इस OH माइनस को पचाने के लिए कौन आ गया, H प्लस आ गया, तो ये H2O बन गया। इधर H प्लस बढ़ रहा था तो क्या बन गया, CH3COOH बना दिया। तो विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी नहीं, OH माइनस की आयन सांद्रता बढ़ेगी नहीं, तो pH के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात समझे आप। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब ये तो अपनों ने लिया कि अम्लीय बफर विलयन की बात करी, अब बोलते हैं कि क्षारीय बफर विलयन, है ना। इसी तरीके से क्षारीय बफर विलयन को मैं समझाता हूं। ये तो हो गया अम्लीय के लिए, अम्लीय बफर विलयन, और ये हो जाएगा क्षारीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन। ये क्षारीय बफर विलयन है। अब भाई क्षारीय बफर विलयन में क्या करेंगे अपन, क्या क्या ले कि क्षारीय बफर विलयन बन जाए, तो एक तो लूंगा मैं NH4OH और एक लेऊंगा NH4Cl, इन दोनों का मिक्सचर क्या बना देगा, क्षारीय बफर विलयन बना देगा। दुर्बल क्षार और इसी क्षार के प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के विलयन को क्षारीय बफर विलयन कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, जैसे कि NH4OH दुर्बल क्षार और इसी क्षार का प्रबल अम्ल के साथ मतलब HCl के साथ बने लवण के विलयन, तो ये तो H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा NH4Cl प्लस ये H2O, है ना। तो ये NH4Cl प्लस NH4OH, इन दोनों का मिक्सचर क्षारीय बफर विलयन। बेटा ये होगा क्या कि वियोजित होगा, ये तो किसमें वियोजित होगा, NH4 प्लस और OH माइनस में। मेरी बात सुन रहे, ऐसे ये वियोजित होगा किसमें, NH4 प्लस और Cl माइनस में। मेरी बात समझ में आ गई। अब हो क्या क्या, इस क्षारीय बफर विलयन में थोड़ी सी मात्रा में क्या मिला दूं मैं, अम्ल मिला दूं। तो अम्ल क्या होता है, जो H प्लस देता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल। तो भाई यो H प्लस आणि OH माइनस से क्रिया कर लेगा, तो H प्लस ने OH माइनस क्रिया कर लेगा तो कई बनी दीजिएगा, H2O बनी देगा। तो इस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने नहीं दे रहा, कौन, ये OH माइनस। जरूरत पड़ेगी और वियोजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम निपट लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही ना। और यदि इसमें जो है OH माइनस आयन जो क्षार मिलाएंगे तो क्षार क्या देता है, OH माइनस, तो क्षार इस NH4 से क्रिया कर लेगा तो वापस NH4OH बना लेगा। तो NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, तो ये क्या बन जाएगा भैया, NH4OH बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें H प्लस मिला रहे मतलब थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिला रहे या क्षार मिला रहे, इसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है क्षारीय बफर विलयन। इन दोनों से क्या इससे क्या बन रहा है, NH4 प्लस और OH माइनस बन रहा। तो अगर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो OH माइनस क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो भाई H प्लस की सांद्रता नहीं बढ़ पाएगी। फिर बारी आए कि चलो देखो क्षार मिला के देखते हैं कि pH में परिवर्तन होता नहीं होता, तो OH माइनस आ जा भाई, तो तू NH4 प्लस से टक्कर ले ले पहले, फिर NH4OH बन जाएगा। तो वापस वो की वही बात हो रही है कि pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि OH माइनस आयन और क्षार मिलाते तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती, लेकिन बढ़ने ही नहीं दे रहे भैया। तो ये हो रहा है, ये कहानी है पूरी बफर विलयन की। मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आई होगी। और इसी कहानी को जो है यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या है ये कहानी। देखो एक बार और इसकी थ्योरी पढ़ लो आप, समझ में आया तो बढ़िया बात है। क्या लिखा हुआ है, CH3COONA अम्लीय बफर विलयन है ना, CH3COONA प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसलिए यह पूर्णतः आयनित होकर क्या देता है, ये CH3COO माइनस और Na प्लस देता है। जबकि CH3COOH दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यह आंशिक रूप से आयनित होकर क्या देता है, पूरी तरह से वियोजित नहीं होता। मतलब 100 अणु है तो 100 ही नहीं हुए, 50 हुए होंगे, तो आंशिक रूप से वियोजित होकर ये CH3COO माइनस और H प्लस देता है। ये तो कहानी हो गई। CH3COO Na से प्राप्त एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन H प्लस के साथ संयोग करके वापस एसिटिक अम्ल बना देते हैं। CH3COONA सम आयन प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल के आयनन को कम कर देता है। अगर इन आयनों की संख्या ज्यादा है तो क्या कर देगा, उसको और आयनित नहीं होने देगा, जिससे बहुत कम H प्लस बनते हैं, H प्लस बन ही नहीं पाते। इसलिए pH विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये रिएक्शन मैंने बताई दी
कि CH3COOH बना रहा है CH3COO माइनस और H प्लस, CH3COO Na बना रहा है CH3COO माइनस और Na प्लस। ये डायग्राम देखोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। अगर H प्लस बढ़ा तो ये CH3COOH बन गया, वापस काम लगा दिया। ठीक है, मेरी बात समझे। HCl, H प्लस और Cl माइनस, वही H प्लस CH3COOH बन गया। तो बफर विलयन में अम्ल की अल्प मात्रा मिलाने पर H प्लस आयन CH3COO माइनस आयन से संयुक्त होकर CH3COOH बनाता है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जिसके कारण HCl प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी विलयन में H प्लस आयन सांद्रण में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, समझ में आ गई कहानी। अब बफर विलयन क्षार में क्षार मिलाने पर क्षार से प्राप्त OH माइनस आयन H प्लस आयन के साथ संयोग कर लेंगे, OH माइनस आयन H प्लस आयन के साथ संयोग कर लेंगे और क्या बना लेंगे, H2O बोले तो जल बना लेंगे। इस परिस्थिति में साम्यावस्था बनाए रखने के लिए कुछ CH3COOH वियोजित होकर, साम्यावस्था बनाए रखने के लिए CH3COOH वियोजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और वापस जो भी है बराबर H प्लस दे देगा ये, जिसके फलस्वरूप H प्लस आयनों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार pH क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो ये तो कहानी हुई अम्लीय बफर विलयन की। फिर क्षारीय बफर विलयन की भी ऐसी कहानी है, 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा ये। NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है, NH4OH दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये पूर्णतः वियोजित हो जाता है, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। ठीक है, NH4Cl से प्राप्त क्या प्राप्त हो रहा है, NH4Cl से प्राप्त NH4 प्लस आयन OH माइनस आयन से संयोग करके NH4 प्लस OH माइनस आयन से संयोग करके क्या बना लेता है, NH4OH बना लेता है। इस प्रकार NH4Cl सम आयन प्रभाव के द्वारा NH4OH के वियोजन को कम कर देता है, इसको वियोजित नहीं होने देता है, क्योंकि NH4 प्लस ऑलरेडी विलयन में ज़्यादा रहते हैं, तो जिससे बहुत कम OH माइनस आयन बनते हैं। अतः pH के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारी कहानी लिखी हुई है जो मैंने बताई है वो। अगर विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ी तो NH4 प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे, NH4OH बना लेंगे। समझ में आ गया। अब विलयन में थोड़ी सी मात्रा में क्षार मिलाया तो क्षार ने क्या दिया, OH माइनस आयन दिया, तो जो NH4 प्लस है उसमें क्षारीय बफर विलयन में वो OH माइनस से क्रिया करके NH4OH बना लेगा। और यदि विलयन में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिलाएंगे तो H प्लस जो है उसके अंदर OH माइनस आयन था, है ना, OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता भी बढ़ नहीं पा रही है, तो दोनों कंडीशन हो गई। ठीक है, यही भी चीज़ मैंने समझाई है। बफर विलयन का महत्व प्रयोगशाला में होता है। रासायनिक क्रियाओं के वेग के अध्ययन में pH मान स्थिर रखने के लिए बफर विलयन को प्रयुक्त करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में होता है, उद्योगों में होता है। ओके, तो ये बफर विलयन वाला टॉपिक कंप्लीट। और क्या बच रहा है इसमें, चलो ये वाला भी टॉपिक कर ही लेते हैं, सिंपल है ये, ली शातेलिए वाला। तो ये यूनिट कंप्लीट। ली शातेलिए का नियम क्या है, बच्चा कुचा टॉपिक भी कर लेते हैं। ली शातेलिए का नियम क्या है, निम्न समीकरणों पर ताप दाब सांद्रण बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन देखना, N2 प्लस 3H2 क्या बन रहा है, अमोनिया। तो एक आयतन क्या है यहाँ पर, N2 है, एक आयतन N2 है और 3 आयतन क्या है, हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना हो रहा है, वॉल्यूम 4। यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 आयतन अमोनिया बन रहा है। तो मतलब आयतन में कमी हो रही है। कमी किस कंडीशन में हो रही है कि कोई गैसीय रिएक्शन है तो उसमें प्रेशराइज किया गया तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। इसी प्रकार से ये N2 और O2, तो यहाँ पर तो 2N हो रहा है, यहाँ पर आयतन में कोई कमी नहीं हो रही है। दोनों कंडीशन ये रही है, एक तो ये और एक ये -93.6 किलो जूल ऊष्मा निकली है और यह अवशोषित हुई है। तो सन 1885 में ली शातेलिए ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रासायनिक साम्य पर ताप दाब सांद्रण के गुणात्मक प्रभाव को एक नियम के रूप में दर्शाया। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें ताप दाब सांद्रण का प्रभाव पड़ेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जहां पर इनका कोई प्रभाव न हो, तो वहां पर साम्य स्थापित हो जाएगा दोनों के बीच में, अदरवाइज साम्य स्थापित नहीं होगा। ठीक है, साम्य स्थापित कब होगा, जहां पर ये प्रभाव ताप दाब सांद्रण का प्रभाव नहीं हो, वहां पर साम्य स्थापित हो जाएगा। अगर ताप
टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर साम्यावस्था है, अगर मैं प्रेशराइज बढ़ाऊंगा तो फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होकर अमोनिया अत्यधिक बनने लग जाएगा, है ना, अमोनिया बनने लग जाए, अब अभिक्रिया अग्र दिशा में होने लग जाएगी। और प्रेशर डाउन करूंगा तो अमोनिया से वापस क्या बनने लग जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ये चीज होगी। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप दाब सांद्रण में से कोई परिवर्तन किया जाए तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा जिससे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सके। जैसे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बन रही है, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। दाब, उपयुक्त अभिक्रिया में यदि दाब बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दूंगा तो अभिक्रिया ऐसे होगी, तो अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ाने से आयतन में कमी आती है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान आयतन में कमी हो रही है, इसलिए ताप बढ़ाने से अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर विस्थापित होगी, जिससे NH3 बनने की दर बढ़ जाएगी, अमोनिया बढ़िया से बनना चालू हो जाएगा। अगर ताप बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया ऐसे होगी, तो NH3 का बनना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए ताप बढ़ाने से अभिक्रिया प्रतिपी दिशा में चलेगी। अगर ताप बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया वापस क्या हो जाएगी, पीछे वाली प्रतिपी दिशा में हो जाएगी, तो NH3 बनने की दर कम हो जाएगी उस कंडीशन में। तो N2 और H2 के सांद्रण में वृद्धि करने से अभिक्रिया, इनके सांद्रण में वृद्धि करने से अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, ठीक है। और क्योंकि NH3 की पावर 2, ये उत्पाद ऊपर लिखते हैं, अभिकारक नीचे लिखते हैं ना अभिक्रिया के लिए। चलिए आगे बढ़े। सांद्रण, N2 या O2 का सांद्रण बढ़ाने से साम्यावस्था, इसके लिए दे रखा है इस रिएक्शन के लिए, N2 और O2 का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर विस्थापित होती है, जिससे NO के बनने की दर बढ़ जाती है, इस रिएक्शन के लिए लिख रखा है। ताप NO को बनना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है ना, NO का बनना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऊष्माशोषी प्रक्रम यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा भैया, ऊष्माशोषी प्रक्रम तो एनर्जी पॉजिटिव लिखना है, यहाँ पर गलतियां भी बहुत सारी रहती हैं, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है कभी, तो यहां पर पॉजिटिव। ताप, NO का बनना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, इसलिए ताप में वृद्धि करने से साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा। ताप में वृद्धि करेंगे, साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा, जिससे NO अधिक बढ़ेगा। ये ऊष्माशोषी है तो ये इस कंडीशन में होगी। दाब, इस अभिक्रिया के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ पर भी 2 आयतन है और यहाँ पर भी 2 आयतन है, तो इस अभिक्रिया के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आया ना, इस अभिक्रिया में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो कुछ रिएक्शन से एग्जाम्पल लेके कि सांद्रण, ताप, दाब का इस अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर ये दे रखा था कि इस अभिक्रिया पर ताप, दाब, सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल लेकर अपन ली-शातेली नियम के आधार पर इसको समझा सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, और साम्यावस्था को मैंने फिनिश कर दिया आज। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे करवा दिए। वस्तुनिष्ठ समय प्रश्न समेत इसके 4 लेक्चर बन चुके हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और उसके बाद 3 लेक्चर लगातार मैंने इसके क्वेश्चन आंसर के बना दिए हैं। तो अच्छे से करिएगा, मज़े से, और रिवाइज कीजिएगा। मतलब पढ़ना एक तपस्या है, आसानी से तो नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन बुक से लेके, नोट से लेके बैठिएगा और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा हिम्मत करके। जब बैठोगे तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आती जाएगी, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड रहती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो गैप बनती जाएगी, और गैप बनने के कारण फिर बाद में दूसरी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए पढ़ो, कोशिश करो, लिखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, सीटिंग लगानी पड़ेगी। चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।